हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट, और इसी में हमें देखने हैं रेस्ट ऑफ द थ्री टॉपिक्स, जिनमें आता है हमारा डेब्ट ट्रैप, जिसे हम इनडेप्टनेस भी कहते हैं। सेकंड टॉपिक हमें देखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और थर्ड टॉपिक हमें देखना है व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द क्रेडिट फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा है डेब्ट ट्रैप या इनडेप्टनेस। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है जब आप लोन लेते हैं लेकिन उसे चुका पाना या लोन वापस कर पाना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ डेब्ट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिपे। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कर्ज को चुका पाना या लोन को वापस कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। It is generally because of high interest rate of payments which prevent the payment of principal। और ऐसा इसलिए होता है नॉर्मली कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको जो मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है उसको रिपे कर पाने से रोकता है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। सपोज आपने 10 रुपये इंटरेस्ट लिया और 10 रुपये का लोन लिया, और उस पर इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपये लग रहा है या 10 ही रुपये लग रहा है, और आपकी इनकम जो है वो 10 रुपये की 10 रुपये से कम है। तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, जब आपकी इनकम ही आपके लोन से कम है तो क्या होगा, आप प्रिंसिपल छोड़िए, इंटरेस्ट ही नहीं दे पाओगे, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कुछ भी नहीं दे पाओगे, और आपको वापस करने के लिए वापस मतलब फिर से लोन लेना पड़ेगा। और इस तरह से आप देखोगे तो आप बार बार लोन लेते रहोगे, लेकिन जो पहला वाला लोन होगा वही आपका रीपे नहीं हो पाएगा। और इसी चक्र को या इसी साइकिल को हम कहते हैं इनडेप्टनेस या डेब्ट ट्रैप। क्वेश्चन आता है व्हाई पीपल फॉल इनटू डेब्ट ट्रैप, और ऐसा स्पेशली इंडिया में ही क्यों होता है, लोग जो है डेब्ट ट्रैप में फंस कैसे जाते हैं। तो इसको हम समझते हैं इस तरह से कि डेब्ट ट्रैप होता क्या है और किस तरह से लोग इसमें फंसते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है बॉन्ड यील्ड इज हायर देन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जो आपको वापस करने की शर्तें होती हैं या जो आपको इंटरेस्ट रेट होता है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा होता है। आपकी इनकम ही इतनी नहीं हो रही होती है जितना कि इंटरेस्ट उस पर लगा दिया जाता है, और आपको मजबूरी में वो लोन लेना पड़ता है। जैसा कि आपको याद होगा क्लास 9 के पालमपुर, जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, उसमें हमने देखा था कि स्मॉल फार्मर्स अगर लोन नहीं लेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कल्टीवेशन की एक्टिविटी एट्सेट्रा, जिसकी वजह से उन्हें बिग फार्मर से लोन लेना पड़ता है। वो भी कैसा, इनफॉर्मल सेक्टर का लोन होता है, जिसकी वजह से उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट पर एग्री करना पड़ता है। और जब उन्हें नुकसान होता है या जब उनकी इनकम इतनी नहीं हो पाती है तो वो अगले साल के लिए फिर से डेब्ट लेते हैं, और वो इस तरह से इंडेप्टनेस या डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। ये मोस्टली जो है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स में होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट कह रहा है नो कंट्री कैन लिव इन डेब्ट ट्रैप फॉर लॉन्ग। कोई भी देश सस्टेन नहीं कर सकता है या हम कहें कि आगे नहीं बढ़ सकता है अगर वो डेब्ट ट्रैप में फंसा रहता है ज़्यादा समय तक। लोन टेकन टू रिपे लोन, लोन लेना पड़ता है जब आपका पहला वाला लोन नहीं चुक पा रहा है तो मजबूरी में आपको उसे चुकाने के लिए दोबारा से लोन लेना पड़ता है, और फिर उसे चुकाने के लिए दोबारा से लोन लेना पड़ता है, और इस तरह से ये डेब्ट ट्रैप यानी जो कर्ज का चक्र है ये हमेशा चलता रहता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इशू इन इंडिया, और ये भारत में जो इनफॉर्मल सेक्टर फैला हुआ था 1951 से लेके 2000 तक, ये बहुत सीरियस इशू था इंडिया में, जिसको हटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन की फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कराया है बहुत ज़्यादा पैमाने पर, स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब हम ओवरऑल इंडिया की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल इंडिया का जो डेब्ट है और जीडीपी का रेशियो है वो 67% था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013। इसका मतलब है कि अगर इंडिया की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इनकम ओवरऑल वैल्यू है, वो अगर 100 रुपये है तो जो उस पर डेप्ट है वो 67% यानी कि 67 रुपये का था। 100 रुपये इनकम है, 100 रुपये की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, तो उस पर 67 रुपये का डेप्ट था। 100 रुपये आप कमा रहे हो, 67 रुपये कर्जा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डेप्ट ट्रैप वाली सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी इनकम डेप्ट से ज़्यादा है।
इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHGs जिनको कहते हैं। व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? These are a groups of 15 to 20 poor villagers, or we can say members, especially women, who regularly pool money at regular intervals. या एक समूह होता है 15 से 20 गरीब किसानों का या लोगों का, स्पेशली वुमेन्स, महिलाओं का, जो रेगुलरली पूल मनी इकट्ठा करती हैं नियमित निश्चित अंतराल पर पैसे, जो महिलाएं जो निश्चित अंतराल पर पैसे इकट्ठा करती हैं। व्हेन अ मेंबर ऑफ ग्रुप इज इन नीड ऑफ मनी, और जब कभी भी ग्रुप के किसी एक सदस्य को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, he or she can get the loan from the group at low rate of interest, तो उसे अपने ग्रुप से इकट्ठा किए हुए पैसे से ही लोन मिल जाता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। इसे हम बगल में दी हुई या साइड में दी हुई इमेज से समझ सकते हैं। म्यूचुअल सेल्फ हेल्प, आपसी सहयोग से बना हुआ समूह। 10 लोगों ने इकट्ठा किए आपस में पैसे और ज़रूरत पड़ने पर आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। अब क्वेश्चन आता है कि लगातार इनकम कैसे होती रहेगी इसकी, तो इससे हम समझते हैं आगे के फिगर से। इस फिगर से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, या सबसे पहले शुरू होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप से। सबसे पहले जो कॉमन इंटरेस्ट होता है वो 10 या 15-20 लोगों को एक साथ लाता है और एक ग्रुप फॉर्म होता है। उसके बाद म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स टू अ कॉमन फंड, जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा आपसी सहयोग के द्वारा एक कॉमन फंड या एक पैसा इकट्ठा करके एक अमाउंट तैयार कर लिया जाता है आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए। सभी लोग कुछ कुछ पैसे देकर एक बड़ा सा अमाउंट तैयार कर लेते हैं जो आगे चलकर उनकी मदद करता है। और जब किसी भी व्यक्ति को, ग्रुप के किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है तो लोन दे दिया जाता है उसे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, या हम कह सकते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल क्रेडिट टर्म्स के साथ में। क्रेडिट टर्म्स जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप में हर मेंबर की क्या योग्यता है और उसी के आधार पर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग टू मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं उन्हें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। अब 15 लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है 15 लोगों की अलग अलग नॉलेज होगी, तो जब किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है तो ना सिर्फ पैसे से बल्कि नॉलेज वाइज भी उसकी मदद की जाती है और हर व्यक्ति की स्किल को डेवलप करा जाता है जिससे कि वो और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके टुवर्ड्स द पूल मनी। और लास्ट पॉइंट इसका कह रहा है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, और जो सारे मेंबर्स मिलकर प्रोड्यूस करते हैं उसका मार्केटिंग किया जाता है, उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की जाती है। तो एक तरह से हम देखें तो ये म्यूचुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है जो आपसी सहयोग के द्वारा बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसी में देखते हैं फीचर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं वुमेन, स्पेशली वुमेन के लिए ही था ये ग्रुप। तो यहाँ पर फीचर्स क्या हैं इसके, 3 पॉइंट में जल्दी से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ अ ग्रुप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन। यह ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए। सपोज जिस व्यक्ति ने लोन लिया है अगर वो लोन वापस नहीं कर पा रहा है तो ये पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह से लोन की रिकवरी या लोन को रीपे करता है। सेकेंड पॉइंट सेज द फॉर्मल सेक्टर विलिंग टू लेंड द मनी टू मेंबर ऑफ SHGs। जब बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह देखती हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है डेवलप है और ट्रस्टेबल है, उसकी गुडविल अच्छी है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, देन वो जो बैंक्स होते हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उनकी इकट्ठा की हुई मनी को एज अ कोलेट्रल रख कर उन्हें सस्ते इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर देते हैं। थर्ड पॉइंट सेज इट सपोर्ट्स वुमेन एम्पावरमेंट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अगर देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, टीम वर्क को सपोर्ट करता है एंड सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर होने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये थे फीचर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसके बाद अगर हम समझें कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बाद हम देखें अगर तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप देखते हैं तो इसके एडवांटेज 5 पॉइंट में इजीली समझ में आ जाएंगे। पहला एडवांटेज है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है उसे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है और ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह भी रिक्वायर नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट सेज इफेक्टिवनेस इन सुपरविजन।
जो निरीक्षण है किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी मेंबर पे, जो ऑब्जर्वेशन है, सुपरविजन है, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि ज़्यादा मेंबर होते नहीं हैं और जो मेंबर भी होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे से जानते होते हैं। थर्ड पॉइंट सेज इजी क्रेडिट डिलीवरी टू द पुअर। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें पैसा आसानी से मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हैंड टू हैंड ही कैश मिल जाता है, क्योंकि पेपर वर्क हमने अभी आपको बताया बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट सेज मिनिमम प्रोसीजर्स। मिनिमम प्रोसीजर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ज़्यादा पेपर वर्क रिक्वायर नहीं होता है, इसलिए लोन में लेने में या क्रेडिट फैसिलिटी जो प्रोसेस करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंदी या बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है। लास्ट पॉइंट सेज बेटर रिसाइकलिंग ऑफ फंड्स। जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसकी रिसाइकलिंग, जो भी पैसा इकट्ठा होता है, जो भी फंड होता है उसकी रिसाइकलिंग, यानी वो आसानी से दूसरे मेंबर को दिया जा सकता है और आसानी से दूसरे मेंबर से वापस कलेक्ट भी किया जा सकता है। और इस तरह से जो मनी फ्लो होता है वो एसएचजीज में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो ये थे हमारे एडवांटेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं जिससे रूरल डेवलपमेंट को प्रोवोक या प्रमोट किया जा सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है, जो आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, राइट अबाउट एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव क्रेडिट पोजीशन इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट द्वारा ऐसे क्या प्रयास किए गए हैं जिससे फॉर्मल सेक्टर की फैसिलिटी जो है वो रूरल एरियाज तक पहुंचाई जा सके और क्रेडिट पोजीशन जो है, गांव के लोग जो डेट ट्रैप या इंडेप्टनेस वगैरह जैसी सिचुएशन में फंसे रहते थे उससे उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सके। तो इसका आंसर कह रहा है गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं, लाइक एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जैसे कि खेती के लिए मिलने वाला उधार, किसान क्रेडिट कार्ड, हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो केसीसी होता है उसका इंटरेस्ट रेट इंडिया में मिलने वाले किसी भी अदर लोन से या क्रेडिट से सबसे कम होता है। किसान क्रेडिट कार्ड नियर अबाउट 3.5 या 4% इंटरेस्ट रेट पर ही किसानों को मिलता है और सबसे सस्ता मिलने वाला लोन है इंडिया में। और ये सारी फैसिलिटीज शुरू की गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू इम्प्रूव द क्रेडिट पोजीशन इन रूरल एरियाज एटसेट्रा। फॉर इम्प्रूविंग क्रेडिट पोजीशन इन रूरल एरियाज, मेन एम ऑफ दीज स्कीम्स, और जो मेन एम है इन योजनाओं का, मुख्य उद्देश्य है इन योजनाओं का, इज टू मेक फॉर्मल सेक्टर अवेलेबल। वो ये है कि फॉर्मल सेक्टर यानी जो एक ट्रस्टेड, एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्मल सेक्टर है जो लोन प्रोवाइड करता है उसे अवेलेबल किया जाए, उसकी एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जाए इन द रूरल एरियाज। इट इज़ पॉसिबल बाय फॉलोइंग वेज, और ऐसा निम्नलिखित तरीकों से संभव है। कैसे? पहला पॉइंट कह रहा है लोन प्रोवाइडिंग प्रोसेस शुड बी इजी। जो लोन प्रोवाइड करने का तरीका होना चाहिए उसमें पेपर वर्क या बहुत ज़्यादा टर्म्स वगैरह, क्रिटिकल टर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए। प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो लोगों को या कम पढ़े लिखे लोगों को भी ईजिली समझ में आ जाए और वो इसे अडॉप्ट करने में घबराएं नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका या सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि गांव के लोगों या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ये चीज़ समझ में बहुत आसानी से आनी चाहिए और लोगों को लोन आसानी से मिलना चाहिए। जितना आसान होगा, जितना सिंपल वे में मिलेगा लोन, उतना ही ज़्यादा लोग इसे अडॉप्ट करेंगे, ना कि वो इनफॉर्मल सेक्टर के पास फिर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स शुड बी ओपन इन रूरल एरियाज, और ऐसा तब पॉसिबल होगा जब बहुत ज़्यादा बैंक हम खोलेंगे या बैंकों की ब्रांचेस जो हैं वो रूरल एरियाज में भी ओपन की जाएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बैंक्स जो हैं या बैंक के एम्प्लॉय जो हैं वो रूरल एरियाज में वर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है, लाइट नहीं है, रोड्स नहीं है जाने के लिए। तो बैंक्स वगैरह क्या करती हैं, ऐसी जगह पर ब्रांच खोलती हैं जहाँ पर उन्हें ज़्यादा कस्टमर मिल सकें। तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा ब्रांच वगैरह खोली नहीं जाती हैं। अगर हम बात करें HDFC ICICI बैंक जो अच्छी बैंकें हैं, ये रूरल एरियाज़ में क्यों जाएंगी? वहाँ पर इन्हें इतने कस्टमर ही नहीं मिलेंगे। जो भी इन्हें कस्टमर मिलेंगे उनकी इनकम बहुत कम होगी, तो इनका प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए बहुत सारी बैंकें हैं जो ऐसे एरियाज़ में जाना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स को भेजा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही होता है टू वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों की ब्रांचें रूरल एरियाज़ में भी ओपन करे, जिससे रूरल एरिया के लोगों को भी फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। थर्ड पॉइंट कह रहा है
banks should expand their facilities so the dependency on informal sector will decrease. ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा बैंकों की ब्रांचें हमारी गांव में पहुंचेंगी उतना ही ज़्यादा गांव के लोग इनके बारे में जानेंगे और वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने की बजाय सिंपल तरीके से मिलने वाले फॉर्मल सेक्टर के लोन को प्रिफर करने लगेंगी. इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टेबल, जिससे हमें समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने किस तरह से क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 1970-71 में, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, केवल 50 साल पहले जाते हैं, तो 1970-71 में कोऑपरेटिव से मिलने वाला लोन जो है रूरल एरियाज़ में वो 100% था. रीजनल रूरल बैंक तब थी नहीं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, केवल अच्छी सिटीज़ में थी. तो अगर हम देखें तो टोटल जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट था, खेती के लिए दिया जाने वाला टोटल लोन था, वो 744 करोड़ रुपीस था. कब? 1970-71 में. और टोटल किससे मिलता था? कोऑपरेटिव से मिलता था. लेकिन फिर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आना शुरू हुई 1969 के बाद. 1980-81 तक हम देखते हैं कि ये शेयर जो है मल्टीप्लाई हुआ 4 टाइम्स और 3292 करोड़ रुपीस तक पहुंचा. और यही टेबल हम जब आगे देखते हैं तो लगातार कोऑपरेटिव से मिलने वाला लोन जो है वो डिक्रीज हुआ है. 100 से डिक्रीज होकर 2012-13 में कितने पर आ गया है? 18.3 पर. लेकिन जो टोटल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर है उससे हम अगर देखें तो ये 744 करोड़ से बढ़कर 6,07,375 करोड़ तक पहुंच गया है. यानी कि गवर्नमेंट ने पिछले 50 सालों में रूरल एरियाज या एग्रीकल्चर पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो क्रेडिट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मिलने वाला क्रेडिट है वो 744 करोड़ से बढ़कर 6,07,375 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तेजी से, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली जो है क्रेडिट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मिलने वाला वो बढ़ा है. और अगर इसमें हम शेयर देखें कोऑपरेटिव और शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स का, तो कोऑपरेटिव बैंक का शेयर जो है वो डिक्रीज हुआ है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का शेयर जो है वो बढ़ा है और रीजनल रूरल बैंक्स का भी शेयर जो है इसमें वो 3.4 से बढ़कर 10.5 हो गया है. यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है टू इंक्रीज द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्पेशली इन रूरल एरियाज. तो आई होप ये टेबल आपको हेल्प कर रही होगी समझने में कि गवर्नमेंट ने किस तरह से प्रीवियस 50 ईयर्स में वर्क किया है टू इंक्रीज द क्रेडिट पोजीशन इन रूरल. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा कर ही रही है तो फिर दिक्कत कहाँ है? क्यों अभी तक रूरल जो एरियाज हैं वो इतना ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलप नहीं हो पाए हैं? तो यहाँ पर आता है प्रॉब्लम्स इन रूरल डेवलपमेंट. समस्याएं क्या फेस करनी पड़ रही हैं गवर्नमेंट को रूरल डेवलपमेंट में? सबसे पहली समस्या जो फेस करनी पड़ रही है वो है पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा जो पिंच करने वाली चीज़ है वो ये है कि लोग अभी भी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं. उन्हें नए रिफॉर्म से समझ में नहीं आते हैं या वो अपनी पुरानी जो मान्यताएं या पुराने जो कस्टम्स हैं वो उनसे स्टिक हैं, वो उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल होता है और मुख्य धारा में जोड़ना काफ़ी टफ पड़ रहा है. सेकंड कह रहा है एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम. जैसा कि हमें पता है टोटल एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो किस पर डिपेंडेंट है? मानसून पर. कभी मानसून टाइम पर आया, कभी नहीं आया, कभी कोई पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर टाइम पे नहीं पहुंचा या कीड़े लग गए या फसल हमारी ख़राब हो गई. तो ये सब एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम है. कभी कैटल प्लेग वगैरह फैल गया. तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो किसान है वो लोन कभी ले पाता है तो कभी चुका नहीं पाता है और कभी लोन वो लेता ही नहीं है क्योंकि उस सीज़न में मानसून सही नहीं आ रहा होता है. तो ये सब एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम है जिनकी वजह से अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है रूरल एरियाज़ में. थर्ड पॉइंट कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर से कैसे? अगर रोड अच्छी नहीं है तो किसान अपनी फसल जो तैयार फसल होगी उसे फैक्ट्री या सेलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा पाता है. अगर गवर्नमेंट सपोज ट्यूबवेल या इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाना चाह रही है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है गांव में, जिसकी वजह से ट्यूबवेल जैसी योजनाएं भी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है. इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपकी रोड्स हो गई,
एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हमने देखा है कि जो किसान है वो लोन लेने से घबराता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमारी इनकम नहीं हुई तो हम कैसे वापस करेंगे। या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले से जो डेब्ट ट्रैप या इंडेप्टनेस की सिचुएशन चली आ रही है, उसकी वजह से वो बिग फार्मर को छोड़कर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के बारे में अभी भी सोच नहीं पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम। लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम, जो गांव के प्रधान या सरपंच या मुखिया होते हैं, वही अभी हमारे इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है कि वो गांव के बाकी लोगों को प्रमोट कर पाएँ टुवर्ड्स द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट फैसिलिटी। या इसके अलावा हम कह सकते हैं जो लोग अभी भी रूलिंग क्लास में हैं, गांव में अच्छी पोस्ट पर हैं, वो लोग अभी भी लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर की तरफ आने के लिए। लास्ट पॉइंट कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम यानी प्रशासनिक समस्याएं, जो अधिकारी हैं उनसे रिलेटेड या उनकी तरफ से जो कमी रह जाती है, या उनकी तरफ से जो चीज़ें अभी तक किसानों को नहीं समझा पाई हैं, जिसकी वजह से किसान जो है वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्कीम्स वगैरह आती हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स आती हैं किसानों के लिए, लेकिन अधिकारी जो है वो गरीब किसानों को या जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, ट्राइबल पीपल हैं या अदर फार्मर्स ग्रुप हैं, उनको नहीं समझा पाते हैं उन योजनाओं के बारे में, और वो उन योजनाओं से किसान जो है हमारे वंचित रह जाते हैं। तो कई समस्याएं हैं यहाँ पर, जिनकी वजह से अभी तक रूरल डेवलपमेंट फुलफिल नहीं हो पाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, वाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। एक सस्ता और आसान मिलने वाला लोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है देश के विकास के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए जो सस्ता और आसानी से मिलने वाला क्रेडिट या लोन होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से, ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है मोर क्रेडिट वुड लीड टू हायर इनकम एंड इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। जब लोगों को ज़्यादा लोन मिलेगा या सस्ता लोन मिलेगा तो वो लोगों को इनकरेज करेगा कि वो इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर में। सब इसका इस तरह से समझते हैं कि सपोज कोई किसान है, उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करता है, कैनॉल सिस्टम पर अभी इरिगेशन के लिए टोटली डिपेंडेंट है, लेकिन अगर उसे सस्ता लोन आसानी से मिल जाता है तो वो सोलर ट्यूबवेल या सोलर पंप भी अपने फार्म में लगवा सकता है। तो जब सस्ता लोन मिलेगा तो वो इनकरेज होगा फार्मिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करे अपने फार्म में, और जिसकी वजह से उसकी डिपेंडेंसी जो मानसून पर या अदर नेचुरल सिचुएशंस पर है वो कम होगी, और वो लीड करेगा या ये सब लीड करेगा टुवर्ड्स द हायर इनकम। सेकेंड पॉइंट कह रहा है it will also enable more investment which will accelerate economic activities। जब उसके पास टाइम बचेगा या उसकी डिपेंडेंसी मानसून पर कम होगी तो वो और ज़्यादा इनकम करेगा, और ज़्यादा जो इनकम होगी वो वापस वो इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में, एंड दिस विल एक्सेलरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इससे उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो तेज होंगी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेलरेट करने का मतलब है वो परचेज करेगा ज़्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इक्विपमेंट्स, और जो प्रोडक्शन या ईल्ड होगा उसे वो वापस सेल करेगा मार्केट में। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगी। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट विल अलाउ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू एक्सेस फॉर्मल सेक्टर। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे ट्राइबल पीपल्स एट्सेट्रा वगैरह, उनको भी एक्सेस मिलेगा फॉर्मल सेक्टर फॉर लोन के लिए फॉर्मल सेक्टर या बैंकों तक आने का। वो आसानी से बैंक तक पहुंच पाएंगे, उन्हें लोन मिलेगा, और वो उस लोन को वापस इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में और गेन करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट। ना सिर्फ गेन करेंगे प्रॉफिट, बट ऑल्सो दे विल गेट रिड ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। जो डेब्ट ट्रैप जैसी सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ती है बिग फार्मर्स या मनी लेंडर्स से लोन लेने में, या इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेते हैं उसकी वजह से, उससे भी वो छुटकारा पा पाएंगे। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पा पाएंगे। फोर्थ पॉइंट सेज इट विल ऑल्सो एंड द साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप। अभी हमने आपको बताया जब वो फॉर्मल सेक्टर पे आ जाएंगे तो पेपर वर्क के साथ होगा, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, प्लस उन्हें फैसिलिटी मिलेगी कि वो अपना लोन जो है वो एक निश्चित समय या उसके बाद भी आसानी से चुका सकें।
जिसकी वजह से डेब्ट ट्रैप या इंडेप्टनेस जैसी सिचुएशन खत्म हो जाएगी। लास्ट पॉइंट सेज इट विल इंस्पायर बेटर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड दस इंक्रीज कंपटीशन। ये लोगों को इंस्पायर करेगा कि वो इन्वेस्ट करें बेटर टेक्नोलॉजी में। हमने अभी आपको बताया पहले जो मैनुअल वर्क हो रहा था वो अब मॉडर्न फार्मिंग मशीन टूल्स या मॉडर्न फार्मिंग मेथड के जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे होगा, ट्रैक्टर से होगा, सोलर पंप या ट्यूबवेल एक्सेट्रा से होगा। एंड दस इंक्रीज कंपटीशन, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ेगा। एक किसान लेके आया तो ऑब्वियसली बात है दूसरा किसान देखेगा जब कि हाँ पहले किसान को फायदा हो रहा है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा फार्मर जो होगा वो भी क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करेगा। और इस तरह से कंपटीशन बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ऑब्वियसली बात है अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, कंज्यूमर को या देश को। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से रूरल डेवलपमेंट इंटरडिपेंडेंट है और अल्टीमेटली किसको फायदा पहुंचाता है, नेशनल डेवलपमेंट को। यहां पर हम देख सकते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया है वो तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल डेवलपमेंट को फायदा पहुंचा रहा है। किस तरह से, लेफ्ट साइड से देखते हैं, क्योंकि जो अर्बन एरिया का डेवलपमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट, मार्केट, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन इन सारी चीजों को भेजता है किधर की तरफ, रूरल एरियाज की तरफ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा, रूरल एरिया के लोगों को। मार्केट क्रिएट होगी अर्बन एरियाज में, देखा होगा गांव से लोग चीज़ें बनाते हैं और बेचने कहाँ जाते हैं, शहर। टेक्नोलॉजी जो डेवलप होगी वो अल्टीमेटली वापस किसके पास आएगी, रूरल एरिया के लोगों के पास। अर्बन एरिया में इंडस्ट्री लगी है, उन्होंने कोई अच्छा इक्विपमेंट बनाया तो वो अल्टीमेटली किसको जाके फायदा पहुंचाएगा, रूरल एरिया के लोगों को। जो सूचनाएं होंगी जैसे किसान कॉल सेंटर वगैरह हो गया, ये हमारे कहाँ डेवलप होंगे, ये हमारे कहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, अर्बन एरियाज में, और ये वापस इंफॉर्मेशन को फ्लो करेंगे किधर की तरफ, रूरल एरियाज की तरफ। बदले में रूरल एरियाज क्या करेंगे, रूरल एरियाज जो होंगे वो सपोर्ट करेंगे, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। कल्चरल सपोर्ट करेंगे, रेगुलेटिंग, प्रोविजनिंग, इन सब के जरिए सपोर्ट करेंगे। और इन सब के बीच में हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों फ्लो हैं, ये दोनों फ्लो जो हैं रूरल से अर्बन और अर्बन से रूरल की तरफ, दे आर इनहेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम। इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी कि जो मनी प्लांट्स इन्वायरमेंट का आपस में इंटरडिपेंडेंस है, उसको इन्हेंस और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको भी फ्लो होने में या इसको भी डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। और इस तरह से हम देखते हैं जितना ज़्यादा अर्बन एरिया डेवलप होंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, मार्केट, टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। जितना ज़्यादा रूरल एरियाज डेवलप होंगे उतना ही ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगे, कल्चर को रेगुलेट करेंगे एंड प्रोविजनिंग को हेल्प करेंगे। और इस तरह से ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हमारे इंडिया में या हमारी कंट्री की देखने के लिए मिलेगी और नेशनल डेवलपमेंट प्रोवोक होगा। सकते हैं ये जो हमारे 3 टॉपिक थे ये क्लियर हैं। और इसके बाद आपके एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन बचते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक रिवाइज करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।